नमस्कार। आउटलुक 2026 के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। बाजार ने नए साल की धमाकेदार शुरुआत की है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सभी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। उम्मीद की जा रही है कि इस रैली में आगे ब्रॉडर मार्केट की ज़्यादा भागीदारी होगी। बजट, यूएस ट्रेड डील, बैंकिंग रिफॉर्म, Q3 नतीजे बाजार में तेजी के कुछ ट्रिगर्स साबित हो सकते हैं। तेजी के इस बाजार में निवेशकों को क्या रणनीति रखनी होगी और 2026 में कमाई की बड़ी थीम क्या होंगी, इन सब पर बातचीत करेंगे हम। और एक बड़ा सवाल, क्या इस साल एफआईएस की वापसी होगी? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक, 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन। प्रशांत जी, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2026 में पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि ये साल आपके लिए, आपकी टीम के लिए और आपकी फैमिली के लिए काफी शानदार रहे। धन्यवाद। और मैं भी ऐसा ही प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए, CNBC के लिए और आपके दर्शकों के लिए ये वर्ष मंगल हो। प्रशांत जी, पिछला साल काफी यूनिक रहा। अगर आप देखें, निफ्टी में ठीक ठाक रिटर्न्स बने, बैंक निफ्टी में अच्छे रिटर्न्स बने, लेकिन ओवरऑल देखकर फीलिंग नहीं आई कि ये बुल मार्केट थी। कहीं ना कहीं एक लोगों को एक 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 ये था कि मलाल था कि निफ्टी भले ही ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन उनका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई से कोसों दूर था। आप मानते हैं इस बात को? और इस साल के लिए आपका क्या आउटलुक है? नहीं अनुज, देखिए, मेरा तो काफी समय से व्यू रहा है कि लगभग एक साल के ऊपर से कि स्मॉल मिड कैप्स इंडिया में बहुत महंगे हैं और इस बाजार में जो सबसे अच्छी वैल्यू है वो निफ्टी में ही है। और मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि ब्रॉड मार्केट में वैल्यूएशंस उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने कि निफ्टी में है। निफ्टी ने लगभग 15 महीने तक कंसोलिडेट किया है, तो हम लोग का ऐसा मानना है कि अगला जो निफ्टी का मूव है वो ऊपर की दिशा में होना चाहिए और ये ओवर टाइम निफ्टी शुड मूव अप। तो ये बात जो आपने कही, तो इस साल भी इन निवेशकों को थोड़ा सा स्मॉल कैप में केयरफुल रहने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज पिछले साल स्मॉल कैप गिरे, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल चलेंगे वो। नहीं, मेरे मेरे को ऐसा नहीं लगता है। देखिए, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में कोई रिटर्न्स में या अर्निंग्स ग्रोथ में विशेष फर्क नहीं है। लेकिन हर बड़ी गिरावट के बाद, जैसा कोविड में हुआ, स्मॉल कैप्स बहुत ज्यादा घटते हैं, तो वो लो बेस से उनमें रिटर्न ज्यादा आता है। और क्योंकि इंडिया में, भारत में कोविड के बाद अधिकांश इन्वेस्टर्स जो आज बाजार में है वो कोविड के बाद बाजार में आए, तो उनके एक्सपीरियंस में स्मॉल मिड कैप्स का रिटर्न ज्यादा था। लेकिन इसको लंबे समय तक एक्सट्रापोलेट करना गलती होगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लार्ज कैप्स में ही बेटर है स्मॉल मिड कैप्स के मुताबिक। यही कुछ शायद आपके पोर्टफोलियो को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रशांत जी। मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो लार्जली इस समय लार्ज कैप के टुवर्ड्स स्क्यूड है। कि लगभग पिछले एक वर्ष से हम लोग की यही स्ट्रेटजी रही है। आज कैप में इस समय सबसे ज्यादा आपका ट्रैक्शन किस तरफ है? जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉकेट रही है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। और कहीं ना कहीं 2025 की एक कंसेंसस पिक भी थी जिसने आउट परफॉर्म भी किया। क्या 2026 में भी इस स्पेस से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें? देखिए, निफ्टी के बारे में मेरा ऐसा सोचना है कि निफ्टी में दो सेक्टर्स हैं जो कि मेरी समझ में महंगे हैं। एक है उनमें से FMCG और एक है जो रिटेल हम कह सकते हैं। ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें जो हमारी अनुमानित ग्रोथ है बिजनेसेस में, उनके तुलना में ये जो सेक्टर्स हैं महंगे हैं। इसके अलावा बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, सॉफ्टवेयर हो, फार्मा हो, यूटिलिटीज हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ये सभी सेक्टर मेरे ख्याल से लगभग फेयर वैल्यू के आसपास है और इन सब में हम एक रिटर्न की आशा कर सकते हैं। बैंक्स में थोड़ा रिटर्न ज्यादा आना चाहिए अगले एक दो वर्षों में, क्योंकि पिछले वर्ष जैसे RBI ने रेट्स कम किए, तो बैंक्स, क्योंकि अधिकांश लोन है बैंक्स के फ्लोटिंग रेट लोन है, तो उनके निम्स पे जो पिछले वर्ष में काफी प्रेशर था, बट इस साल में वो मार्जिन को नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो बैंक्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है मेरे ख्याल से वो अगले एक दो वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहनी चाहिए। बैंकिंग में एक और चीज जो हमने देखी प्रशांत जी, पिछले साल भी, कि Tier 2 बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया और PSU बैंक्स ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई। इसका क्या कारण था और क्या आपके हिसाब से ये कंटिन्यू करेगा? क्या ज्यादा अल्फा सेकंड टियर बैंक्स में जनरेट होगा? और PSU बैंकों पर आपकी क्या राय है? देखिए,
मेरा जो प्रेफरेंस है वो है बड़े बैंक्स। और ये बात जो आपने कहा वो सही है, लेकिन मैं फिर भी बड़े बैंक्स को ही प्रेफर करता हूँ, और उसका कारण ये है कि एक डिजिटल बैंकिंग एनवायरनमेंट में जो बड़े बैंक्स हैं उनका राइट टू विन या उनका कंपेटिटिव एडवांटेज और मजबूत हो गया है। लेकिन बाकी जो बैंक्स हैं वो भी ठीक बैंक्स हैं। छोटे बैंक्स में बहुत सारा बाहर से निवेश भी आया है और ये कहीं ना कहीं बहुत सस्ते हो गए थे, इसलिए इसमें एक वर्ष में रिटर्न थोड़ा ज्यादा है। बट आने वाले समय में मैं एक ब्रॉड बेस्ड तरीके पे कहूँ तो मैं लार्ज कैप बैंक्स में ही फोकस मेरा रहेगा। ओके, एंड लार्ज कैप बैंक में फोकस रहेगा। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल था पीएसयू बैंकों को लेकर, अब आपका क्या व्यू है? एक मुझे याद है, एक बहुत पहले की बात है, सबसे पहले शायद सबसे ज्यादा ओवरवेट पोजीशन आपने ही ली थी पीएसयू बैंकों में। तब आप एचडीएफसी एएमसी में हुआ करते थे। इस समय जो पीएसयू बैंकों की रैली चल रही है वो किस स्टेज पर है आपके हिसाब से? देखिए अनुज, अब मैं पीएसयूज को पीएसयूज के जैसे नहीं देखता हूँ। पहले भी मेरा यही कहना होता था कि एक समय था जब पीएसयूज कुछ कारणों की वजह से बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए थे हर सेक्टर में, तो इसलिए उस समय विशेष ध्यान पीएसयूज के ऊपर था। लेकिन आज हम देखें तो पीएसयूज ना बहुत सस्ते हैं ना बहुत महंगे हैं, तो हमको इनको उसी तरह से देखना चाहिए जिस प्रकार से हम बाकी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस को देखते हैं। और हम लोग का ध्यान जो है, जो बिजनेस बाजार में मार्केट प्लेस में कंपेरेटिव पोजीशन अच्छी है और वो उसको मार्केट शेयर लॉस नहीं है, लॉन्ग टर्म के दृष्टि से हम लोग ऐसे ही शेयर्स में निवेश करते हैं। और इसमें से कुछ एक पीएसयू बैंक्स भी बहुत मजबूत है, तो मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ है। ओके। प्रशांत जी, इसके अलावा और कहाँ पर आप इस समय ओवरवेट हैं या बुलिश हैं 2026 में? एक तो बात हो गई खैर बैंक्स की, लेकिन लार्ज कैप में और क्या सेक्टर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं इस समय? तो ना ये एक तरह से देखा जाए तो एक थोड़ा बोरिंग टाइप का मार्केट है, क्योंकि इसमें कोई भी सेक्टर मीनिंगफुली ना अंडर वैल्यूड है और ना ओवर वैल्यूड है। जैसा मैंने आपसे कहा, बैंक्स में हमको लगता है कि थोड़ा एवरेज से ज्यादा रिटर्न बनना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि जो कंज्यूमर और जो रिटेल सेक्टर्स हैं इनमें शायद एवरेज से कम रिटर्न बनेगा। बट बाकी जो अन्य सेक्टर्स हैं उसमें कोई विशेष अंडर या ओवर वैल्यूएशन नहीं है। ये बाजार 5 वर्ष पहले जो बाजार था, जो बहुत ही पोलराइज मार्केट था, यहाँ पे एक एंड पे बहुत सस्ती चीजें थी, दूसरे एंड पे कुछ सेक्टर्स बहुत महंगे थे। इस बाजार में बड़ा डिविएशन इन वैल्यूएशंस नहीं है। ओके। प्रशांत जी, एक और सेक्टर जहां थोड़ा सा एक कमबैक के साइन दिख रहे हैं वो है डिफेंस। डिफेंस में आपकी बेट्स हैं क्या? और अगर नहीं भी तो इस सेक्टर पर कोई अगर आपका व्यू हो तो? नहीं, इस समय तो अनुज जी हम लोग का इस सेक्टर में कोई ध्यान नहीं है। ओके। इस सेक्टर की कंपनीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता है वो क्लोज टू फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू में ईएमएस स्पेस एक और स्पेस रही जहां 2025 काफी ब्रूटल रहा। स्टॉक्स में 40 से 50% की करेक्शन आई, लेकिन इस साल वहां भी शुरुआत ठीक ठाक हुई है। अब क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक्स काफी महंगे हैं, क्या ये भी आपके लिए अभी अनटचेबल है या यहाँ पर आप थोड़ा सा विचार कर रहे हैं? नहीं अनुज जी, हम लोग का इस समय कोई निवेश नहीं है इस सेक्टर में। ओके। लेकिन आपके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग थीम थी, क्या उसमें दम है या फिर वहां पर अब स्टॉक्स थोड़े से महंगे हैं? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग थीम में मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में काफी ग्रोथ है, और इंडिया का हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये काफी तेजी से ग्रो कर सकती है। हम लोग का ध्यान ऐसी कंपनीज पे रहेगा जिनके पास कोई विशेष कंपेरेटिव एडवांटेज है, चाहे तो वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे कस्टमर रिलेशनशिप से हो, चाहे स्केल से हो। लेकिन ईएमएस स्पेस में इस वक्त हमारा कोई निवेश नहीं। ओके। प्रशांत जी, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि इस समय एक बड़ा डिवाइड है इंडियन आईटी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं 2025 की अंडर परफॉर्मेंस के बाद बहुत लोगों का ये मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी डिमांडिंग हो गए हैं, खासतौर से लार्ज कैप आईटी में। लेकिन दूसरी तरफ एक रिस्क ये भी है कि जो एआई ट्रेड है वो शायद अभी भी कंटिन्यू करेगी और शायद डी रेटिंग कंटिन्यू करेगी लार्ज कैप आईटी की। आपका क्या भी होगा इस स्पेस पर? तो अनुज जी, ये देखिए, इसमें सही और गलत का फैसला तो समय ही कर पाएगा। लेकिन और हम लोग को दोनों पक्ष के जो आर्ग्यूमेंट है
उसके बारे में सभी को जानकारी है। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि एआई की अडॉप्शन से जो लो एंड प्रोग्रामिंग है, वो उसमें बिल्कुल मैन पावर इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है और एआई उसमें एक अच्छा काम करता है। और इससे जो काम आप पहले लेट्स से $100 में करा रहे थे, आज वो काम $70 में हो सकता है या $80 में हो सकता है। लेकिन मेन इश्यू ये है कि जो कंपनी आपका कस्टमर है इन्फोसिस का या टीसीएस का, अगर वो $100 खर्चा कर रहे थे, तो क्या अब वो 70 या $80 खर्चा करेंगे, या जो $20-30 बच रहे हैं उसको किसी और नीड को मीट करने में वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग का ऐसा व्यू है कि एआई के अडॉप्शन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्जिस्टिंग काम कम में हो जाएगा, लेकिन आईटी स्पेंड्स कम नहीं होंगे और जो पैसा कस्टमर्स के पास बचेगा उसको वो कई और जगह उसको खर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है जैसा कि ये सेक्टर्स कुछ वर्षों से एक लो ग्रोथ में चल रहा है, तो मुझे लगता है ये ऐसा ही सेक्टर चलता रहेगा क्योंकि क्लाइंट के आईटी स्पेंड्स कम नहीं होंगे। सर 24 की एक बड़ी थीम थी कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, जहां 2025 के फर्स्ट हाफ में हमने अच्छी खासी करेक्शन देखी, लेकिन सेकंड हाफ में रीबाउंड भी देखा, खासतौर से जो एएमसी स्टॉक्स हैं। और एएमसी स्टॉक्स में हमने कुछ लिस्टिंग्स भी देखी, कुछ और बड़ी कंपनियों की भी लिस्टिंग हुई। अब ऑलमोस्ट हर बड़ी एएमसी लिस्टेड है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट द बिगेस्ट वन, वो भी शायद जल्दी लिस्ट हो। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि आपका स्किन इन द गेम भी है, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या यहाँ पर? यार, इस समय हमारा कैपिटल मार्केट्स के किसी बिजनेस में निवेश नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म का ग्रोथ बिजनेस है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम लोग को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्मॉल मिड कैप्स में रिटर्न्स शायद कम रहेंगे और यद्यपि लार्ज कैप्स में रिटर्न रहेंगे, लेकिन हम लोग को नहीं लगता निफ्टी में लॉन्ग टर्म में 11-12% से ज्यादा का रिटर्न है। तो ये जो रिटर्न्स आएंगे बाजार में, ये मेरे को लगता है अधिकांश इन्वेस्टर्स की उम्मीद से काफी कम है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर भी पड़ सकता है और मल्टीपल्स इन कंपनीज के ज्यादा है। तो इसलिए हमारा इस वक्त कैपिटल मार्केट्स के किसी सेगमेंट में निवेश नहीं है। जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स की बात है, वो एक बहुत ही इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है और उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता अर्निंग्स पे। तो उसमें हमको वो कंपनी का, उनके स्कीम्स का कैसा परफॉर्मेंस है, उससे उनके मार्केट शेयर पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है और मल्टीपल कैसा है, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमको उन कंपनीज को इवैल्यूएट करना चाहिए। प्रशांत जी, एक स्पेस थी पावर फाइनेंस की, जहां पर आपने एग्जिट की थी, फिर पिछले साल आपने वापस पोर्टफोलियो में जगह दी थी स्पेस को। यहाँ पर अभी भी आप इन्वेस्टेड हैं क्या, और इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। वो ये आपने मुझे पिछली बार भी कहा था। हाँ, तो नहीं अनुज, देखिए ये स्पेस एक समय था 5 वर्ष पहले बहुत ही सस्ता था, तब इसमें निवेश का बहुत एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। बीच में काफी मतलब मैं नहीं कहूँगा महंगा हो गया था, लेकिन फेयरली वैल्यूड हो गया था। आज के तारीख में ये स्टॉक्स ऊपर से काफी घट गए, आई थिंक 20-30%। मेरे ख्याल से एक रीजनेबल लेवल पे है ये स्टॉक्स, लेकिन हमको इस बाजार में बड़ा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो पिछले साइकिल में हुआ इन कंपनीज के साथ या अन्य पीएसयूज के साथ, उस तरह की एक्सपेक्टेशन हमको नहीं रखनी चाहिए। कुछ एनर्जी स्टॉक्स में भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया था पिछले साल। ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक शायद ना डिस्कस करें, लेकिन जैसे रिलायंस कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में, यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये इस साल आपको कैसा लग रहा है बिहेव करेगी? और ये पूरी की पूरी एनर्जी स्पेस में एक थोड़ा सा कॉन्डम चल रहा है इस समय लेकर, क्रूड प्राइसेस जहाँ पर हैं, अभी यूएस ने वेनेजुएला पे भी अटैक किया। इन सबको देखते हुए एनर्जी स्पेस को आप कैसे अप्रोच करेंगे? और देखिए, एनर्जी स्पेस एक ग्रोइंग एरिया है इंडिया में, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं और तो मुझे लगता है इसमें इसको एक पूरे सेक्टर के रूप में डिस्कस करना संभव नहीं होगा और इसमें जो एक मतलब स्टॉक स्पेसिफिक व्यू भी लेना पड़ेगा। और
आज के तारीख में हम लोग का कोई ऐसा विशेष इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में नहीं। ओके। ये दो और सेक्टर्स के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। उसमें पहला है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में आप इस समय अंडरवेट हैं या फिर ओवरवेट हैं, और क्या आपका रुझान सीडीएमओ प्लेयर्स की तरफ है या ट्रेडिशनल जेनेरिक प्लेयर्स की तरफ? हम लोग इस सेक्टर में ओवरवेट है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट मेनली जो पुराने ट्रेडिशनल कंपनीज है उन्हीं में है। सीडीएमओ है, हॉस्पिटल्स हैं, इन सेक्टर्स के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये शेयर जो है काफी महंगे हैं। ओके। इंश्योरेंस एज अ स्पेस काफ़ी चेंज, यहाँ भी काफ़ी स्टॉक्स अब हैं, जनरल और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में। यहाँ क्या व्यू होगा आपका? हम लोग को लगता है जो एक लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, इसमें जो बड़ी कंपनीज है इनके लिए कंपैरेटिव एडवांटेज भी है, ये बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, तो हम लोग का थोड़ा निवेश उसमें है। जनरल इंश्योरेंस में यद्यपि लॉन्ग टर्म में काफी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं और ये मार्केट में ऐसा कंसोलिडेशन अभी तक मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए इस स्पेस में थोड़ा हम लोग का निवेश इस समय नहीं है। ओके। अब मैं आपसे एक दो चीज़ें और पूछना चाहता हूँ अबाउट लार्जर टेक्सचर। प्रशांत जी, इस मार्केट में लगातार 5 साल से एफआई की सेलिंग है और लगातार 5 साल से डीआईएस की बाइंग है, और कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड ये एक ट्रेंड हमने देखा है कि रिटेल का पैसा भरकर स्टॉक मार्केट में आ रहा है। आपको लग रहा है कि यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा? अनुज, देखिए इस बाजार में लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का साल का प्राइमरी मार्केट में सप्लाई है, चाहे न्यू इशू से हो, चाहे ओएफएस हो, चाहे आईपीओ से हो, कहीं से भी हो। अब उसमें जो एफआई का सेलिंग मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए प्लस या माइनस है, तो उसका कोई विशेष फर्क इस बाजार में नहीं है। द बिगेस्ट बायर इज द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड द बिगेस्ट सप्लाई इज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट्स। तो 50,000 करोड़ कम ज्यादा से उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक आज के तारीख में जो पहले हम लोग फॉरेन बाइंग को इतना क्लोजली ट्रैक करते थे, उसको ट्रैक करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि भारत ने काफी अंडर परफॉर्म किया है हमारे मार्केट्स ने पिछले वर्ष, और इससे जो हमारा भारत के मार्केट का जो प्रीमियम था वो एक सामान्य लेवल पे आ गया है अदर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में, और रुपए की वैल्यू भी काफी घटी है पिछले वर्ष। और आप आरईआर के तुलना में देखेंगे तो रुपया जो है अंडर वैल्यूड लगता है। तो इन दोनों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है 2026 में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनका भी निवेश शायद पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, 2026 में शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स का निवेश भी पॉजिटिव रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल, 2026 के लिए आपके हिसाब से इस मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? 2025 में एक चैलेंज हमारा था अर्निंग्स का, क्या 2026 में उसका रिवाइवल होगा? और कोई फ्रेश चैलेंज जो आपको लगता हो मार्केट के लिए? देखिए, अर्निंग्स 2026 में 2025 की तुलना में काफी बेहतर रहेगी, और उसका मुख्य कारण, जैसा मैंने पहले बताया, एक मुख्य कारण बैंकिंग रहेगा। कोई विशेष ऐसा चैलेंज तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि यूएस टैरिफ्स का इम्पैक्ट भी लगभग प्राइस्ड इन है, अर्निंग्स रिवाइवल भी अच्छा दिख रहा है, और बाजार लगभग 15 महीने से निफ्टी फ्लैट जैसा ही पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है 2026 जो है वो 2025 से बेहतर रहना चाहिए। चलिए, इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस शो को समेटेंगे। 2026-2025 से बेहतर रहना चाहिए। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए। जी अनुज, थैंक यू। चलिए, आउटलुक 2026 इस खास शो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।